हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9th और सब्जेक्ट रहेगा साइंस। वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम जो पेपर है कंप्लीट उसको इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। अलग अलग डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उनको समझने में परेशानी होती है, कभी हिंदी कभी इंग्लिश। इसीलिए इंग्लिश और हिंदी जो है आपको सेपरेट सेपरेट वीडियो मिलेंगी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, काफी चीजें जो है यहाँ से आपको सीखने को मिलेंगी जो आपके पेपर के लिए काफी काफी हेल्पफुल रहने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आपका पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। सेक्शन ए दिया गया है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज। तो देखिए, कन्वर्जन सॉलिड स्टेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर स्टेट में। एंड वेपर किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड में। तो दोनों ही केस में जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। और इसमें जो लिक्विड स्टेट है वो नहीं होती है, तो इसका क्या कहेंगे? इसको हम सब्लिमेशन कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसियस स्टेट। इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक गैसियस स्टेट की नहीं है? तो नो डेफिनेट शेप, तो ये है। डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। हाई कंप्रेसिबल होती है, फ्लूइडिटी होती है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कौन सा होगा? तो बर्निंग ऑफ वुड एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज होता क्या है? जिसके अंदर कुछ नया सब्सटेंस बने, वो क्या होता है? नया सब्सटेंस बनता है तो केमिकल चेंज होता है, नया नहीं बनता है तो फिजिकल चेंज होता है। इसमें नया बन रहा है तो ये केमिकल चेंज होगा। अगर वुड को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर वेपर्स बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कटिंग ऑफ वुड जो है ये फिजिकल चेंज होगा। हैमरिंग ऑन वुड फिजिकल होगा। मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो भी क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज। तो कैल्शियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो आपको ये बनाना भी आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th है, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बाय मास। तो CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या रहेगी ये आपको बताना है। क्लियर है? तो रेशियो आप निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे? हमारे पास क्या दिया गया है? CO2 दिया गया है। अब CO2 में कार्बन का मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 1 का 16, तो 2 का कितना हो गया? 32 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से इसको 4 से कर दीजिए, 4 3 12 और 4 8 32। ठीक है। तो रेशियो कितनी आ गई? 3:8 की रेशियो यहाँ से हमारी बाय मास आ गई। सिक्स क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन सोडियम एंड मैग्नीशियम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन निकालते हैं मास में से हम क्या घटा दें? अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा दें तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच जाएंगे। सोडियम जो है उसका नंबर, उसका मास कितना है? उसका एटॉमिक मास 23 होता है। ठीक है। और 11 उसके अंदर प्रोटॉन है, तो हमारे पास कितने बच गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? 12 बच गए। इसी तरह मैग्नीशियम के अंदर भी एटॉमिक मास जो होता है वो 24 होता है इसका, और 12 उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने बच गए? 12 इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच जाएंगे। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन का है कार्बन 612 और कार्बन 614, ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये आंसर हमारा सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विच सेल ऑर्गेनली प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग। कौन सी ऑर्गेनली है जो कि ये रोल प्ले करती है पॉइजन और ड्रग को डिटॉक्सिफाई करने में? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की जो कैपेबिलिटी है वो किसमें होती है इसमें? तो एपिकल मेरिस्टेम जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो कैपेबिलिटी है डिवाइड होने की वो होती है। इसमें किसमें हो जाएगी? इसमें एपिकल मेरिस्टेम में, क्योंकि ये जाइलम, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये सारे परमानेंट टिश्यू हैं। ठीक है। और परमानेंट टिश्यूज में एपिकल मेरिस्टेम जो है इसकी बहुत ज्यादा डिवीजन, सेल डिवीजन करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। आपने पढ़ा भी है, एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव। तो डिस्प्लेसमेंट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसके डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगी जब जब वो एक क्या होंगे? स्ट्रेट पाथ में होंगे।
ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ए बॉडी एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म मोशन देन बॉडी, तो बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो बॉडी क्या होगी, स्पीड विल कांस्टेंट रहेगी, उसकी स्पीड जो है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है, a person standing in a bus falls backward when bus start moving suddenly due to, तो इसमें क्या होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन है ये। why does a person get injured in case of hitting by a moving object, तो क्यों एक पर्सन इंजर्ड होता है हिटिंग बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, तो किसकी वजह से, ड्यू टू मोमेंटम, उसका मोमेंटम ज्यादा होता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट का, कि P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है mv। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका v ज्यादा होगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो वो पर्सन क्या होगा, वो पर्सन इंजर्ड होगा ड्यू टू मोमेंटम, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसकी v ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g विल बी, तो वैल्यू जो है वो इक्वेटर और पोल्स पे सेम नहीं होती है, पोल्स पे कम नहीं होती है, इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर नहीं, तो ये क्या होगा, लेस ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होती है, लेस होती है, क्योंकि जो इक्वेटर है, अगर हम इस तरह से देखें तो इक्वेटर की डिस्टेंस जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और पोल्स की डिस्टेंस कम होती है, तो डिस्टेंस कम होने के कारण जो जी है वो पोल्स पे ज्यादा होती है और इक्वेटर पे जो जी है वो कम होती है, इसीलिए लेस ऑन इक्वेटर ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ इट्स टोटल एनर्जी, जब एक बॉडी को फ्रीली फॉल किया जाता है अर्थ की तरफ तो उसकी टोटल एनर्जी क्या रहती है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, टोटल एनर्जी उसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो वर्क डन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे किस पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे किसी भी वर्क डन जो है वो डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 17 to 20 दे आर द असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन एंड दिस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, असर्शन दिया गया है, रीजन दिया गया है। सो आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि किस तरह से आपको आंसर करने हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये आप इस तरह से हमें आंसर देने होते हैं। 17 क्वेश्चन है, इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, तो ये बिल्कुल ठीक है, केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो कोई भी डिफरेंट एलिमेंट होंगे लाइक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनका डिफरेंट मास होगा, इनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, व्हाई, इस तरह से ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कैन बेंड इजिली, तो ये क्या है, ये हमारा सही है कि कार्टिलेज जो है एक टाइप का बिल्कुल स्मूथ जो टिश्यू है वो कार्टिलेज होता है, इजीली बेंड कर जाता है क्योंकि इसमें बोन्स नहीं होती हैं। इट हैज वेरी टाइटली पैक्ड हार्ड मैट्रिक्स एंड सेल, तो ये बिल्कुल गलत है कार्टिलेज के बारे में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए तो हमारा ट्रू है लेकिन आर हमारा फॉल्स है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। यहाँ से हमें देखना होता है, बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहीं से आंसर लिख जाएंगे, ए है आर है, ऐसे नहीं होता, तो इसमें से आपको ढूंढना होता है, पहले दोनों देखने होते हैं कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, फिर इन चारों में से आंसर देना होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, इट इट हैज डिफिकल्ट टू पुश और पुल अ हैवी बॉक्स ओवर द ग्राउंड, डिफिकल्ट होता है, तो ठीक बात है, क्यों, क्योंकि हैवी ऑब्जेक्ट है मोर इनर्शिया, बिकॉज जो है किंतु परंतु सब लगा के देखिए, अगर ऊपर वाले का आंसर नीचे मिल जाता है तो यानी वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया, तो बिल्कुल ठीक है, जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना ही उसको पुश करने में डिफिकल्टी होगी, सो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोटेटिंग क्रॉप इन द फील्ड इज नोन एज क्रॉप रोटेशन, तो ये ठीक है कि फील्ड के अंदर क्रॉप को रोटेट करना यानी एक के बाद एक दूसरी उगाना क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन कहलाता है। एंड दिस प्रिवेंट द डैमेज बाय पेस्ट, तो ऐसा नहीं है कि डैमेज उससे प्रिवेंट होगा, जो भी क्रॉप होगी उस पे जो भी पेस्ट है वो तो उनका तो खतरा बना ही रहता है, तो ये गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर इसमें भी सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
सेक्शन बी दिया गया है, इसमें आपको क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई द कंपाउंड एज मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो इसमें बताना है आपको कौन सा मिक्सचर है, कौन सा कंपाउंड है। आयरन एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, तो आयरन और सल्फर रिएक्ट करते हैं एंड आयरन सल्फाइड बनाते हैं Fe2S। तो ये जो बना है ये क्या बना है, ये एक कंपाउंड बना है, ठीक है। तो इसमें कंपाउंड हो, ये कंपाउंड हो जाएगा। सॉल्ट इज डिजोल्व इन वाटर, वाटर में सॉल्ट डिजोल्व कर दिया तो ये क्या बन गया, ये एक सिंपल मिक्सचर बना है। क्या बना है, मिक्सचर। साथ में अगर आपको इसको केमिकल चेंज और फिजिकल में भी जो है डिस्ट्रीब्यूट करना हो, क्लासिफाई करना हो, तो आप कैसे करेंगे। आयरन सल्फाइड बना है तो वो क्या है, केमिकल चेंज है, और सॉल्ट को डिजोल्व किया गया है वाटर में तो वो एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है, तो आंसर रहेगा इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द ऑर्गेनिज्म। तो हमारी बॉडी, प्लांट्स की बॉडी जिससे बनी हुई है वो क्या है, बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। तो सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। एंड ऑल द लाइफ प्रोसेसेस दे आर परफॉर्म्ड बेसिकली बाय द सेल। जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, चाहे आप न्यूट्रिशन की बात, डाइजेशन की बात करो, एक्सक्रीशन की बात करो, ट्रांसपोर्टेशन की बात करो, इसीलिए जो सेल है दैट इज द बेसिक यूनिट एंड all the process in the body they are performed by the cell, so it is known as the structural and functional unit of life. क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन द मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो दो डिफरेंस आपको देने हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू के। डिफरेंस में क्या रहेगा, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, जिनके अंदर सेल जो है डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है, दे आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड परमानेंट टिश्यू जिनके अंदर सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी खो चुकी होती है, ठीक है, स्टॉप हो चुकी होती है, दैट इज द परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ से आप इसमें डिफरेंस लिख देंगे, दैट इज meristematic tissue they have the capability of division and permanent tissue they have not capable to divide. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, दे आर थिक वॉल्ड। ये लिविंग टिश्यू होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड परमानेंट टिश्यू जो वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। जैसे आपको पता है फ्लोएम फाइबर डेड होते हैं, जाइलम फाइबर डेड होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा डेड होती है, ठीक है। पैरेनकाइमा वो लिविंग होते हैं क्योंकि वो फंक्शन करते हैं स्टोरेज का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में और में दिया गया है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है, मेनली जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ना वो पैकिंग का काम करता है। पैकिंग इन द सेंस जो भी जो अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको एक तरह से पैक्ड रखता है। तो इसके फंक्शन हो जाएंगे, इट सपोर्ट ब्लड वेसल्स, लिंक ऑर्गन्स टुगेदर एंड इट इज अ पैकिंग टिश्यू, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वेश्चन नंबर 24 है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, मास दिया गया है, एफ निकालना है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया गया है तो यहाँ पे आपको फोर्स बता देना है। यहाँ से आंसर करेंगे, मास दिया गया है 1500 kg, एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया गया है तो हम -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू एम फॉर्मूला लगा देंगे, एम की वैल्यू हमने पुट कर दी और ए की वैल्यू हमने पुट कर दी। आंसर हमारे पास कितना आया, 2550 न्यूटन। माइनस में आएगा क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन किस में है, माइनस में, ठीक है। फोर्स है ना ये, फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इसीलिए इसके साथ क्या आया, नेगेटिव आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज व्हाट इज एन इको। इको क्या है, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द ऑडियंस फॉर इको। इको क्या होती है, आंसर देखिए, इको इज द रिपीटिशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट सरफेस। किसी भी ऑब्जेक्ट सरफेस से टकरा के जो साउंड जो है बार बार रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज द रिपीटिशन ऑफ साउंड एंड इट इज नोन एज इको। और मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है, दैट इज 17.2 मीटर, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस क्या रहेगी, 17.2 मीटर। नेक्स्ट देखिए, अगला है और में दिया गया है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.05 सेकंड। फ्रीक्वेंसी निकालनी है जिसका टाइम पीरियड दिया गया है। पहले समझ लेते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में डिफरेंस क्या है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होती हैं इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हुई उसकी काउंटिंग फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जबकि टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वाइब्रेशन को पूरा करने में कितना समय लगा, ठीक है, कितना समय लगा एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में, वो क्या कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है,
टाइम पीरियड जो है फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन में 0.05 क्या आ जाएगा 20 हर्ट्स, हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है दैट इज द 20 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, कैटल फार्मिंग क्यों की जाती है, मिल्क के लिए की जाती है, यूज्ड इन फार्मिंग एज प्लॉइंग एंड फॉर कमर्शियल पर्पस, तो इनके लिए जो फार्मिंग है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन सी दिया गया है, व्हाट इज ड्राई आइस। आप सब बच्चे जानते हैं ड्राई आइस क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज हीटेड, क्या होगा अगर उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वो सबलाइम कर जाएगी, वो सीधा बिना लिक्विड स्टेट में जाए वो सीधी गैस में बदल जाएगी, वेपर्स में बदल जाएगी, ठीक है, तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं। नेम द फिनोमिना इन चेंज इन स्टेट, ये जो स्टेट में चेंज हुआ इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे, तो ड्राई आइस दैट इज सॉलिड CO2 change from solid to gas directly and the name of the process is sublimation. Next question देखिए, write the chemical formula of the following, केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा CaCO3, आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, कैल्शियम तक का सिंबल होगा Ca, कार्बोनेट का हो जाता है CO3 2-, ठीक है, CO3 2-, ये हो जाता है, क्लियर। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, कार्बोनेट की भी 2 होगी, ये क्रॉस कर दीजिए तो कितना बनेगा, ये जो है CaCO3, ठीक है। अब 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन है तो ये कट जाएगा, तो CaCO3 फॉर्मूला हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। पोटाशियम ऑक्साइड का क्या होगा, K2O हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, विच सेल ऑर्गेनेलिज इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल एंड वाई, कौन सी सेल ऑर्गेनेलिज है जो पावर हाउस कहलाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो पावर हाउस कौन सी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट स्टोर द एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी स्टोर करती है, इट रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक, एंड साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये वाई का आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का आपका विच सेल ऑर्गेनेलिज हो जाएगा और 2 नंबर में आपको 2 पॉइंट कम से कम देने हैं कि क्यों इसको जो है पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेम 2 सेल ऑर्गेनेलिज विच हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम, 2 सेल ऑर्गेनेलिज के नाम बताने हैं जिनका अपना DNA और अपना राइबोसोम होता है, तो वो कौन सी हैं, दे आर द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ दीज DNA एंड राइबोसोम इन देम, DNA और राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, तो DNA का फंक्शन क्या होता है और राइबोसोम का फंक्शन दैट दे सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन्स फॉर देम, ये प्रोटीन्स में हेल्प करते हैं। अलग से भी आप लिख सकते हो, DNA का फंक्शन क्या होगा, DNA दैट इज द जेनेटिक मटेरियल होता है विच ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज द रोल ऑफ DNA। और राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टिश्यूज, टिश्यू दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, हमारे माउथ की इनर लाइनिंग जो है वो कौन सा टिश्यू फॉर्म करता है, दैट इज द स्क्वैमस एपिथेलियम, कौन सा करेगा, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन इन ह्यूमन, मसल्स टू बोन, तो मसल्स को बोन से अटैच कौन करता है, टेंडोन करता है, और बोन टू बोन कौन करेगा, वो लिगामेंट करेगा। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही बिल्कुल ध्यान से समझ के जाइएगा, ठीक है। टेंडन क्या होता है, मसल्स बोन से कनेक्ट होती है, और बोन टू बोन क्या होता है, लिगामेंट होता है। टिश्यू दैट ट्रांसलोकेट फूड इन प्लांट्स, तो फ्लोएम आएगा। अगर इसकी जगह पे ये आ जाए कि टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, तो जाइलम आएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, फॉर हाउ लॉन्ग शुड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन द रेस्टिंग बॉडी ऑफ 20 kg सो दैट इट अक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझिए, फॉर हाउ लॉन्ग शुड अ फोर्स यानी टाइम बताना है, 100 न्यूटन फोर्स बता दे दिया, रेस्टिंग बॉडी ऑफ 20 kg मास दे दिया, ठीक है, तो कितना उसको टाइम लगेगा कि फोर्स इतना लगाया जाए और रेस्टिंग बॉडी ऑफ 20 kg मास इतने पे, एंड इट एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, दैट इज द 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको यहाँ से बताना है, तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे, F इज इक्वल टू क्या रहेगा, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। F कितना दे दिया, 100 न्यूटन फोर्स है, m क्या है 20 kg, a क्या है, a इज द एक्सेलरेशन।
अब हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। ए हमने ये लगा के फॉर्मूला और एक्सेलरेशन निकाल लिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए टी गायब हो गया, टी गायब हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमारे पास है, u हमारे पास v जो है क्या है 100, u क्या है, बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट पे है तो u 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमने ऊपर निकाला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t हमें निकालना है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, u की जगह 0 पुट कर लेंगे, 5 इंटू टी आ जाएगा। ठीक हो गया, तो 100 बाई यहाँ पे 5 हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 20 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज अल्ट्रासोनिक साउंड, नेम एनी टू एनिमल्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है और कौन से एनिमल्स हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होती है, साउंड्स मोर देन 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और मोर देन 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, उसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। एनिमल्स क्या हो जाएंगे, बैट्स, रैट्स, डॉल्फिन, दे प्रोड्यूस द अल्ट्रासोनिक साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, that is what factors are responsible for storage losses in agriculture produce। कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं स्टोरेज लॉसेस के लिए एग्रीकल्चर में। तो ये दो टाइप के फैक्टर होते हैं, एक होता है बायोटिक फैक्टर, दूसरे कौन से होते हैं, ए बायोटिक फैक्टर होते हैं। बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डैमेज करते हैं, दे आर द बायोटिक फैक्टर, लाइक इंसेक्ट्स, पेस्ट हो गए, रोडेंट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स। ठीक है, ए बायोटिक फैक्टर कौन से होंगे, विच इंक्लूड एनवायरमेंटल एंड स्टोरेज रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, तो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर चेंज, एयर, रेन, ये सब क्या होंगे, एबायोटिक फैक्टर होंगे। तो इनसे जो स्टोरेज है, ग्रेन है, वो खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन डी दिया गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन के एल एम शेल ऑफ एन एटम। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं के एल एंड एम शेल ऑफ एन एटम। तो के में कितने हो सकते हैं, के में हो सकते हैं दो, जो है दो होंगे। एल में कितने होंगे, एल में 8 होंगे और एम में कितने होंगे, एम में भी 8 होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Mg2 प्लस एंड Mg, ये आपको बताना है। तो Mg2 प्लस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mg2 प्लस है तो Mg में वैसे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 12 होते हैं, लेकिन 2 प्लस है तो यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गई। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, K और L शेल में, तो K में आ जाएंगे 2 और L में आ जाएंगे 8। मैग्नीशियम में कितने रहेंगे, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मैग्नीशियम के पास है इलेक्ट्रॉन 12। ठीक है, अब 12 का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए के, एल और एम शेल में। तो के में कितने होंगे 2, एल में कितने होंगे 8, 8 और 2 10, बच कितने गए 2, तो एम में कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और में दिया गया है व्हाई डू हीलियम, नियोन एंड आर्गन हैव जीरो वैलेंसी। इनकी वैलेंसी जो है वो जीरो क्यों होती है, तो वैलेंसी जीरो इसलिए होती है बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड ऑक्टेट। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल इज फुल्ली फिल्ड, ऐसे लिख सकते हो आप इसमें, आउटर ऑर्बिटल इज फुल्ली फिल्ड। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल, या आप ऑर्बिटल में लिखिए, आउटर शेल लिखिए। ठीक है, ऑर्बिटल नहीं है, आउटर शेल लिखिए, आउटर शेल इज फुल्ली फिल्ड। ठीक है, सो इट हैव जीरो वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, इनके सिंबल्स लिखने हैं। सिलिकॉन का सिंबल क्या हो जाएगा, Si, सिलिकॉन का सिंबल होगा। सल्फर का क्या होगा, S होगा। सिल्वर का क्या होगा, Ag हो जाएगा। एंड सोडियम का क्या रहेगा, Na, सोडियम का Na हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, तो यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का क्या फंक्शन है। सो वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल, एक सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखता है। स्टोरेज मेटाबॉलिक टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एंड अदर सब्सटेंस इन प्लांट सेल। ठीक है, मेटाबॉलिक टॉक्सिक स्टोर प्रोडक्ट को स्टोर करता है एंड जो प्लांट सेल में अदर सब्सटेंसेस है उनको स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है एक्सपेंड द फॉलोइंग, तो इसमें आपको इनकी जो टर्म्स एक्सपेंड करनी है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या रहेगी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डीएनए की क्या रहेगी, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एंड एससीआर की क्या होगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ से आप इसको देख लेंगे। ठीक है, एटीपी, डीएनए एंड एसईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है
आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें क्या है, व्हाट आर द वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल, सेल के अंदर प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, तो वो कहाँ होगा, राइबोसोम के अंदर होता है। राइबोसोम को ही तो प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑस्मोसिस, गिव एन एग्जांपल। ऑस्मोसिस क्या है, उसका एग्जांपल देना है। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज द ऑस्मोसिस। लाइक व्हेन रेजिन्स प्लेस्ड इन वाटर गेट स्वॉलन, ठीक है। एंड विच इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल इन प्लांट, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज, तो क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द किचन ऑफ सेल इन प्लांट। ये इसका नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। बॉल को जो है वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, वेलोसिटी कितनी है, 49 मीटर पर सेकंड के साथ। यू हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, कितनी हाइट तक इसको राइज किया गया, एंड द टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ, और कितने टाइम में ये सरफेस पे वापस आएगी। टोटल टाइम इट टेक्स, मैक्सिमम हाइट यानी कितनी ऊंचाई तक फेंका गया, और एक बार तो ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, तो ये टोटल टाइम जो है कितना लगा ऊपर जाने में और नीचे आने में, वो टाइम आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ से आंसर करेंगे। सबसे पहले तो जी देखिए, जी दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gS हम लगा दें, क्योंकि हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है हाइट। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gS, ठीक है, क्योंकि जी हमारा क्या है, नेगेटिव है, हम नीचे से ऊपर की तरफ बॉल को फेंक रहे हैं। तो यू वी क्या है, हमारी 0 है, क्योंकि एक मोमेंट होगा जब हमने ऊपर उसको फेंका, तो फाइनल वेलोसिटी वहां पे एक टाइम के लिए रुक जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, 0। तो इनिशियल कितने फेंकी है, 49 से, तो -2g की वैल्यू पुट कर दीजिए, एस हमें निकालना है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, -49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई -2 इंटू 9.8, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 122.5 मीटर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमने क्या निकाल दी, हमने एस तो निकाल दी 122, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए हम फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यहाँ से हमें टी जी टी निकालना है, तो v को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे v u माइनस जी टी लिखेंगे, क्योंकि g हमारा नेगेटिव में है। क्लियर करते चलिए, g नेगेटिव है इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लगाया है। तो 0, 49 माइनस 9.8, और t1 हमें निकालना है, तो 49 डिवाइडेड बाई 9.8, तो टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से t1 कितना आ गया हमारा, t1 हमारा यहाँ से आ गया 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकंड आ गया, तो 5 सेकंड तो उसको ऊपर जाने में लगे और 5 सेकंड ही उसको नीचे आने में लगे, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 10 सेकंड टाइम हो गया। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, टोटल टाइम आप लिख सकते हो, दैट इज 10 सेकंड, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, और में डिफाइन प्रेशर, राइट द फैक्टर्स ऑन विच द प्रेशर डिपेंड। तो प्रेशर क्या है और फैक्टर्स आपको बताने हैं जिनके ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है। सो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज द थर्स्ट अप्लाइड पर यूनिट एरिया, और प्रेशर क्या कहलाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू थर्स्ट अपॉन एरिया। थर्स्ट क्या है, यानी जो एक लॉन्गिट्यूडिनल आप कह सकते हो फोर्स लगता है, दैट इज नोन एज थर्स्ट। फैक्टर्स क्या है इसके, थर्स्ट एंड फोर्स एंड सरफेस एरिया एट विच फोर्स इज अप्लाइड, इन दोनों पे डिपेंड करता है प्रेशर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट में आपको दो डिफरेंस जो है वो बताने हैं, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। मास एंड वेट, मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, वेट की यूनिट होगी न्यूटन, एंड मास क्या है, दैट इज टोटल मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो टोटल मटेरियल होता है, दैट इज द मैटर, मैटर कंटेंट इन द बॉडी, ये भी कह सकते हो आप, मैटर कंटेंट इन द बॉडी इज नोन एज मास। एंड वेट क्या है, दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट, तो F इज इक्वल टू mg, इससे हम वेट को जो है मेजर करते हैं। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता कहीं पर भी, लेकिन वेट जो है वो जीरो हो सकता है, क्योंकि वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेट अगर g जीरो है तो वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेट जस्ट एक क्या है, फोर्स है वेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, सेक्शन ई दिया गया है 37 क्वेश्चन। मीनू ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए हाइट, एक हाइट से ऑब्जेक्ट गिर रहा है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी जो है ऊपर से गिरने में डिक्रीज हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। And as the object touches the ground, all the potential energy get converted into kinetic energy.
ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ स्टोन एट नियर द ग्राउंड, ग्राउंड के बिल्कुल नजदीक जो है, मतलब ग्राउंड को टच नहीं हुआ है, तो वहां पे टोटल एनर्जी क्या रहेगी? तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो कंजर्व रहेगी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो कंजर्व रहेगी। क्योंकि एनर्जी जो है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, ये आप सभी बच्चे जानते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में केवल कन्वर्ट हो सकती है। विच टाइप ऑफ एनर्जी पोसेस बाय ए स्ट्रेच स्प्रिंग, तो स्ट्रेच स्प्रिंग जो है कौन सी एनर्जी होती है उसमें? विच टाइप ऑफ एनर्जी? दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। राइट, द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अ विंड टर्बाइन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है विंड की, वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और में दिया गया है व्हाट आर द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी ऑब्जर्व अराउंड अस, तो हम अपने चारों तरफ कौन से टाइप की एनर्जी देखते हैं वो आपको लिखना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। विंड एनर्जी देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये सभी टाइप की एनर्जी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं लाइक जाइलम है, फ्लोएम है, वो एक से ज्यादा टाइप की सेल्स से बने होते हैं। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। दे आर बोथ कंडक्टिव टिश्यूज एंड कंटिन्यू अ वस्कुलर बंडल, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? वस्कुलर बंडल। तो क्वेश्चन हो जाएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट नेम द लिविंग टिश्यू इन जाइलम, जो लिविंग टिश्यू है जाइलम में वो कौन सा होता है? दैट इज द जाइलम पैरेन्काइमा। नेम द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोएम, फ्लोएम का फ्लोएम में डेड एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम जो है स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम का फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। फंक्शन ऑफ फ्लोएम क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, फूड बनता है, फूड जो है लीव्स में फूड जो बनता है उसको पूरे प्लांट के अंदर चैनलाइज करने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। Next question 39. The conversion of states of matter is a physical change because these changes occur without a change in composition and no change in chemical nature of substance. Although ice, water and water vapors all look different and show different physical properties. ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस टेकन इन बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल में किस टाइप के चेंज होते हैं? तो बर्निंग कैंडल में दोनों चेंज होते हैं, केमिकल चेंज भी और फिजिकल चेंज भी। ये तो एक नंबर में आया है, ये कई बार 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो उसमें आप देखिए दोनों चेंज कैसे होते हैं। जो वैक्स बर्न होता है, तो बर्निंग में कार्बन डाइऑक्साइड और हीट वो बनती है ना, तो वो केमिकल चेंज है। लेकिन साथ साथ उसमें जो वैक्स होता है ना, वो मेल्ट भी हो रहा होता है, तो जो मेल्टिंग का प्रोसेस है दैट इज द फिजिकल चेंज, और जो बर्निंग का प्रोसेस है दैट इज द केमिकल चेंज। इन हाउ मेनी फॉर्म वाटर कैन एग्जिस्ट, वाटर जो है कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? सो वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, सॉलिड की फॉर्म में आइस में, लिक्विड में वाटर में, एंड गैस वाटर वेपर्स में एग्जिस्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट इज कोलॉइडल, गिव एन एग्जांपल, कोलॉइडल क्या होती हैं एंड एग्जांपल देना है आपको। सो हेट्रोजेनस मिक्सचर वेयर साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन एंड स्मॉलर देन सस्पेंशन। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है कि साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल से बिगर होते हैं और देन ट्रू सॉल्यूशन, और जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं उनसे जो है वो छोटे होते हैं। और हेट्रोजीनस दिखता है, जैसे मिल्क है, वो दिखता है कि वो होमोजीनस मिक्सचर है, आप उसमें पहचान नहीं सकते, बट एक्चुअल में क्या है? वो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। क्लियर, सीम्स टू बी होमोजीनस बट इट इज एक्चुअली अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज, फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर है, मिल्क में है, तो ये कोलॉइडल का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राइट 2 एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट जो है उसके एग्जांपल देने हैं। तो देखिए टिंडल इफेक्ट क्या है? सनलाइट पासिस थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल, तो वो क्या है? टिंडल इफेक्ट होता है। एग्जांपल ये रहेंगे एंड बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू मिल्क, द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल। क्लियर, तो ये एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी और लगा कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर से लाइक करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियोज के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए।
ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसका हिंदी में जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट के एंड में मिल जाएगा, या आप चैनल पर विजिट करोगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको एनुअल जो पेपर है उनकी, तो उसमें आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।